ठीक है। मौर्योत्तर काल तक हम लोग देख चुके थे। आप लोग सभी बना रहे हैं जो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं? कितने लोगों ने किया हुआ और बाद बाकी ना नहीं किया? क्यों नहीं किए भाइयों? आप नहीं किए हैं तो किसी दोस्त की हेल्प ले लीजिए आप। अच्छा, नया एडमिशन। हाँ, जिन लोगों का नया एडमिशन है वो क्लास के बाद रुक जाएंगे प्लीज, ठीक है ना? क्लास के बाद वो लोग रुक जाएंगे, मैं उनको आधे घंटे का क्लास लेके आज वो करा दूँ। कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों का? कितने बजे से है? 11:30 से है। तो फिर वही प्रॉब्लम होगा पुराना वाला। तो मैं बात किया था तो सर से, तो क्लास कब कितने बजे खत्म होता है आपका वहाँ से? 2 बजे के बाद। ठीक है, मैं किसी दिन एक दिन रखता हूँ, फिर से भी बोला था, ठीक है ना? अभी नया एडमिशन है, आज जो होता है कि आप ये बस थोड़ा सा सिर का ऊपर से जाए तो जाने देना, ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला क्लास है, आप बस इंजॉय करना कि कुछ ऐसा होता भी है, ठीक है ना? हम जो है पहला मौर्योत्तर काल तक देख चुके थे, ये गुप्त काल का पहला मैप होगा आपका। देखिए, क्लास कराने से आपको मतलब यही है, क्लास का मेरा जो भूमिका है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कैसे करना है, ठीक है ना? और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेहनत आपको खुद को करनी है मैप में या किसी भी सब्जेक्ट में जो करनी होगी आपको। कराने का यहाँ पे क्लास का मतलब यही है आप लोगों को कि जिससे कि कम से कम आप, ये तो पता है कि केवल मैप का बुकलेट उसी दिन निकलता होगा जिस दिन क्लास होती होगी। ये सच्चाई है या नहीं? सच्चाई नहीं है? डेली मैप देखते हैं? यदि सच्चाई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली मैप देखते हैं। मैप देखना भी चाहिए डेली, ठीक है ना? तो देखिए, पहला हमारा गुप्त काल में मैप, हमारा मैप करने का तरीका वही, हम अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान, और फिर उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। पहले भी हम पुष्य कलावती की चर्चा पहले भी किए थे हम, आपका मौर्योत्तर काल में किए थे। मौर्योत्तर काल में 3 नंबर पे, मौर्योत्तर काल वाले मैप में 3 नंबर पे आपको दिया गया था पुष्य कलावती पुरुषपुर, ठीक है ना? और इसमें भी आपको दिया गया है। तो ये आपका मौर्योत्तर काल में कुषाण का शासकों की राजधानी थी, और आगे ये गुप्त काल तक चलता रहा। गुप्त काल में भी आगे जो होता है कि ये महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है? पुरुषपुर या पुष्य कलावती। दूसरा हम देखते हैं मेहरौली। आपको पता होगा मेहरौली से क्या प्राप्त हुआ है? ओ, अभी आपका गुप्त काल हुआ नहीं है ना, सॉरी। चलिए, यहां से जो होता है कि आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है मेहरौली स्तंभ प्राप्त हुआ है, और माना जाता है कि धातु कला का सबसे अद्भुत नमूना है। आज तक माना जाता है कि इसमें जंग नहीं लगा है लगभग। हाँ हाँ, कुतुब मीनार में जो है, आप में से देखा है कितने लोगों ने देखा उसको? मेहरौली का स्तंभ कुतुब मीनार जहाँ पे है, कुतुब मीनार के उसमें परिसर जो है उसी में मेहरौली का ये स्तंभ खड़ा हुआ है। एक पिलर है, ठीक है ना? पिलर है वहाँ पे ये। वहाँ की धातु कला की उसको ऐसे तरीके से, ऐसे उस समय पेंट किया गया उतना था कि अभी तक वहाँ पे कोई रस्टिंग का यानी कि जंग लगा नहीं है वो अभी तक। पेंट किया हुआ उसमें, पेंट, ठीक है ना इसका? तो आप जब लिखेंगे कि भारत ने क्या उपलब्धियां थी प्राचीन काल का, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, आप में यूज आती हैं। तीसरा है आपका भीतरगांव। भीतरगांव जो है आपका ये कानपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और यह एक प्रसिद्ध मंदिर था। गुप्त काल में जो होता है कि आप बहुत सारे मंदिर का उल्लेख सुनेंगे, ठीक है? और मंदिर निर्माण कला शुरुआत ही जो है गुप्त काल में हुई।
4 नंबर पे आप देखेंगे प्रयाग, ठीक है ना, या प्रयागराज कहेंगे अब तो, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, उस काल का समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। वहां पे आपसे देखेंगे प्रयाग की चर्चा हम मौर्य काल में भी किए थे। प्रयाग से जोता है कि अशोक का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसी स्तंभ लेख पे जोता है कि समुद्रगुप्त की भी प्रशस्ति खुदी हुई है। और यहाँ पे हम आएंगे आगे, अकबर और जहांगीर का भी इस पे उल्लेख मिलेगा प्रयाग का, ठीक है ना, अकबर का भी, ठीक है ना, अकबर के काल का भी प्रयाग का। 5 नंबर पे हम देख रहे हैं देवगढ़। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये कहाँ पे आपका झांसी जिले में है। पहला मंदिर माना जाता है, ये गुप्त काल का पहला मंदिर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर माना जाता है। ये एक सपाट छत था इसका, ठीक है ना। आप लोगों को जब सर पढ़ाएंगे, तो जब कल्चर पढ़ाएंगे तो इन सब का पिक्चर भी आप दिखाएंगे सर, इन मंदिर्स का आपको पिक्चर भी दिखाएंगे सर। 6 नंबर पे है ये भीतरी है। भीतरी से जो है आपको एक स्कंदगुप्त का, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का स्तंभ अभिलेख मिला है, जिसमें इसी अभिलेख से जो है हमको हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। और यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। हाँ, भीतरी जो होता है कि यहाँ से विष्णु मंदिर भी प्राप्त हुआ है भीतरी से। भीतरी से आप याद रखेंगे, एक तो आपको अभिलेख मिला हुआ है और दूसरा आपको मंदिर मिला है। तो ये जितना भी है आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 ये चारों स्थल आपका उत्तर प्रदेश में है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में। 7 नंबर आपको दिया गया है गया। गया वर्तमान में जो है बिहार का एक जिला भी है। किस लिए फेमस है वर्तमान में? ठीक है ना, पिंडदान के लिए फेमस है, ठीक है ना। वो यहाँ पे एक बौद्धि वृक्ष भी है, जिसको जो है शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है ना, ये गौड़ शासक था, जो गौड़ वंश था आपका, ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में था, तो यहाँ पे गया में उसने कटा दिया था इस समय। 8 नंबर पे आप देख रहे हैं नालंदा। नालंदा किस लिए फेमस है? विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। यहाँ पे आपका बौद्ध महाविहार भी है। जो बौद्ध महाविहार था उसी को जो था कि कन्वर्ट आगे कर दिया गया था विश्वविद्यालय के रूप में। विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी इसकी? कुमारगुप्त प्रथम के समय, ठीक है ना। और एक और हमने विश्वविद्यालय देखा था, तो वो कौन सा था यहाँ पे? ये किस काल का है? ठीक है, इसका जो होता है कि आपको मौर्य काल से भी पहले का जो होता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय से ही आपका, ठीक है, महाजनपद काल से हम इसको लेते हैं। और मौर्य काल में जो देखते हैं ना कि आपका, आप लोगों ने देखा भी, जाना भी होगा कि कौटिल्य, चाणक्य यहीं के जो होता है कि एक शिक्षक थे, ठीक है ना। तो ये पहले से था, चाणक्य मौर्य काल में आते तो उससे पहले यानी कि महाजनपद काल से भी ये था। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला विश्वविद्यालय इसको माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपको हमने देखा नालंदा 8 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या है? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से क्या प्राप्त हुआ है हमको? यहाँ से बुद्ध की 80 फीट ऊंची, 7.5 फीट, सॉरी 80 फीट ऊंची नहीं, 80 फीट तो अभी जो है आपको अभी जो है वहाँ के 80 फीट मेरे को इसलिए मुंह से निकल गया। अभी हाल ही में बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति का जो है कि अनावरण किया गया कहीं पे, मैं न्यूज में देख रहा था उसमें, ठीक है ना। तो इस वजह से 7.5 फीट ऊंची जो है कि कांसे की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज किस जिले में है?
भागलपुर। और यहीं पे जो होता है भागलपुर की, यहीं पे हमको एक महाजनपद मिलता है, कौन सा है वो? अंग। और उसकी राजधानी कौन सी है? चंपा। 10 नंबर पे ही आपका कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण कहां पे, किस राज्य में है? ये मुर्शिदाबाद जिले में है, वेस्ट बंगाल के में। ये किस लिए प्रसिद्ध था? गौड़ शासक शशांक का ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। और 10 नंबर ताम्र लिप्ति, ये प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं मौर्य काल में, ठीक है ना। अब ये बताइए कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि अशोक महान ने जो है बंगाल की यात्रा की थी या नहीं की थी? की थी। कहाँ भेजा था? श्रीलंका, ठीक है ना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से बहुत फेमस है आपका। 15 नंबर पे आपका शिशुपाल, सॉरी अभी 11 नंबर पे अब हम आते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पे कौन सा आपको? दामोदरपुर। दामोदरपुर से क्या प्राप्त हुआ आपका? कुमारगुप्त प्रथम का जो होता है कि एक प्रशासनिक अभिलेख, उसके प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। दामोदरपुर, ये दीनाजपुर वहाँ का जो है जिला है या राज्य कहेंगे, दीनाजपुर बांग्लादेश का, तो उसमें है। और यहीं से यदि हमको गुप्त काल में, उस काल में पूछेगा तो कौन सा मिला है? मौर्य काल में, सॉरी अभी आज भी पूछा था टेस्ट में, महास्थानगढ़। और गुप्त काल में कौन सा है आपका? दामोदरपुर। और यदि आपसे पूछा जाए, यूपीएससी यदि पूछ ले आपसे कि एक अभिलेखीय स्थल, तब आप कौन सा लिखेंगे? महास्थानगढ़ लिखेंगे या दामोदरपुर? महास्थानगढ़ लिखेंगे। दामोदरपुर क्यों नहीं लिखेंगे? है तो अभिलेख, तो अभिलेख प्रशासनिक से या कोई भी सही लिखा तो है ना वहां से। अभिलेख का मतलब क्या लोग आप समझते हैं? उसके लिखे हैं। और मैंने आपको देखो पहली ही क्लास में आप लोगों से बताया था कि यदि ऐसा कंफ्यूज जहाँ पे रहे तो हम दोनों का उल्लेख करेंगे, किसी को एक को डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, बताएंगे। आप यदि वहाँ से पूछता है कि एक अभिलेख स्थल या एक अभिलेख, तब आप चर्चा करेंगे, इसमें बताएंगे। यदि आप महास्थानगढ़ लिखते हैं कि यह वर्तमान बांग्लादेश में अवस्थित है, मौर्य काल का एक अभिलेख है। इसी प्रकार यहीं से गुप्त काल का एक अन्य अभिलेख दामोदरपुर भी प्राप्त हुआ है। आप दोनों का उल्लेख करेंगे, किसी एक का उल्लेख नहीं करेंगे। यदि दोनों का उल्लेख करेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं। 11 12 देगा। 13 नंबर पे हमने चर्चा किया ताम्र लिप्ति का, ये 13 नंबर। 12 नंबर ये, हाँ 12 नंबर कौन सा है आपका? पुंड्रवर्धन। पुंड्रवर्धन ये भुक्ति थी, आप पढ़ेंगे। भुक्ति का मतलब जो होता है कि जिला स्तर का जो रहते, ठीक है ना। प्रांत को जो हम, सॉरी प्रांतीय जो इकाई होती थी उनको भुक्ति कहते थे। तो ये जो होता है कि मौर्य गुप्त काल में जब आएंगे तो ये एक प्रांत था, ठीक है ना, गुप्त काल। अब आप देख सकते हैं गुप्त शासकों का जो होता है कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। 13 नंबर पे आपका ताम्र लिप्ति चर्चा की अभी। 14 नंबर, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। 14 नंबर थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि उसकी सीमा पे लगता हुआ है। सिरपुर, ये है आपका छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर मंदिर है आपका, गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको उसमें भी दिया है ना आपका, तो उसमें लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है। सिरपुर के विषय में लिखा है, सिरपुर नामक गुप्तकालीन स्थल की वर्तमान अवस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के पास है। उत्खनन से में यहाँ पर ईंटों से बने कई मंदिर का अस्तित्व मिला है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मण का मंदिर है। इसका शिखर भीतरगांव मंदिर के शिखर से मिलता जुलता है। यह
आपका सिरपुर। 15 नंबर पे आपको दिया गया है शिशुपाल गढ़। और मौर्य काल में हमने कहाँ पे, यहीं पे एक देखा था, इसमें भी आप चर्चा कर रहे थे, धौली अभिलेख था आपका, ठीक है। यह है शिशुपालगढ़, इसमें लिखा हुआ भी है आपको, उसमें देखिए आप कि शिशुपालगढ़ उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट पुरी जिले में स्थित है। यहाँ से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। शिशुपालगढ़ की पहचान खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गई है। यहाँ से हुविस्क और कनिष्क के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ से रोम की वस्तुएं मिली हैं, जिससे रोमन व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। शिशुपालगढ़ से हाथी दांत का विशाल मन का मिल रहा है। अगला है आपका 16 नंबर उदयगिरी अर्थात खंडगिरी। लास्ट मैंने जो मौर्योत्तर काल में यहाँ पे मैंने एक और चर्चा की थी, एक स्थल की, कौन सा स्थल था, रत्नगिरी। तो वो मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक डायमंड ट्रायंगल की मैंने चर्चा की थी। आप लोगों ने देखा था, सर्च किया था गूगल पे? यदि आप लोगों ने सर्च किया होगा तो कौन कौन से स्थल हैं, 3 उसमें बताइए। डायमंड ट्रायंगल में कौन कौन से स्थल हैं? अभी तो लोग बोल रहे थे कि सर सर्च किया था, कुछ लोग तो दबी आवाज में बोले थे। रत्नागिरी है, उदयगिरी, खंडगिरी और एक ललितगिरी है, ठीक है ना। ये तीनों स्थल उसमें आप ये देख लेना। ये आपका उदयगिरी और खंडगिरी दोनों को एक ही उसमें है। ये यहाँ पे गुफाएं हैं, लिखा हुआ भी है। उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से 7 मील दूर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उदयगिरी के निकट खंडगिरी की ऊंची पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। खंडगिरी में बड़ी संख्या में गुफाएं मिली हैं जो जैन संप्रदाय से संबंध हैं। इसका निर्माण काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। खंडगिरी से ही कुछ दूर कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी खुदा हुआ है। यहीं पे आपको यदि पूछ लिया जाए, ठीक है ना, उदयगिरी और यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी पूछ लिया जाए एक अन्य अभिलेखीय स्थल, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का, ठीक है ना। किसी मैं जो चर्चा कर रहा था, देख रहा था, जब आपका क्वेश्चंस जो मैंने देखा 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, उसमें बहुत सारे लोगों ने चर्चा की थी खारवेल के अभिलेख से जो है त्रिमल देश संगम की चर्चा मिलती है उसमें। ये आपका था हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। इसको बताने का, कराने का तात्पर्य यही कि एक बार आप इससे गुजर जाएं। आपसे यदि क्वेश्चन, जैसे मैंने इस बार पूछा था आपसे कि यहाँ पे आपसे पूछा था एक मंदिर, ठीक है ना, उज्जैन, आपने मंदिर स्थल के रूप में उज्जैन पूछा, और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था सांची स्तूप। पीछे मैंने चर्चा इसी रूप में आपसे की थी। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि वो कि एक गुप्तकालीन स्थल, ये भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पे यदि आपसे पूछे कि एक मंदिर स्थल, तो आपको पता होना चाहिए सिरपुर था। भीतरगांव पूछे तो पता होना चाहिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये आपसे पूछे भीतरी का विष्णुपुर मंदिर या भीतरी स्कंदगुप्त का अभिलेख। और 4 नंबर पे यदि आपसे पूछे प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आपको मैं जो चार्ट प्रिपेयर करा रहे हैं हम, यानी कि मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने ही बोला था कि सर हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं कराया आप लोगों के हित के लिए, क्योंकि आप खाली समय में घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे वो मैं प्रिपेयर कराऊंगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आप उसको प्रिपेयर जब करेंगे, पता आपको रहेगा। आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ भी है कि यूपीएससी कई बार क्या करती है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है उससे आसपास थोड़ा सा डेविएशन उसमें रहता है। और उसका कारण क्या रहता है कि मैप का जो साइज होता है वो छोटा बड़ा यूपीएससी करती रहती है उसमें। तो कई बार आपको लगेगा कि मैप का यदि हम साइज और बड़ा कर दें, अभी यहाँ पे करेंगे तो आपको और दूर लगेगा। तो इसके कारण क्या है, यदि आपको पता है कि ये यहाँ पे पूछता है आपसे, तो फिर भी आपको पता है कि इस क्षेत्र के आसपास मंदिर एक ही है और मंदिर पूछता है तो वो सिरपुर ही होगा, तो आप एग्जैक्ट लिख पाएंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी कोई आंसर तो देती नहीं है, ठीक है ना। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी आप देखते हैं, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है ना। हर कोई जो है कि मैं देख रहा था कि इस पे किसी ने मेरे को, किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था
व्हाट्सएप पे शेयर किया था, कोई वीडियो था, किसी ने यूट्यूब का था या पता नहीं किस उससे था, कोई लिंक उन्होंने भेजा, उसमें कहा कि सर जो ये मैप पढ़ा रहे हैं इसको एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए। वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, आई डोंट नो, ठीक है ना, कुछ भी वो पढ़ा देते हैं आजकल ऑनलाइन पे। तो यानी भरोसा तभी करना उसके पास, और आपको मैंने बताया कि आपके पास एटलस आपके पास होगा। एटलस नहीं है तो गूगल मैप तो है आपके पास, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें स्थल का नाम डालिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है ना। किसमें? हाँ हाँ, उदयगिरी और खंडगिरी का जो है ना, ये जो लोकेशन आपको दी गई है उदयगिरी की दी गई है, ठीक है ना। मैं, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसमें आपने बिल्कुल सही क्वेश्चंस किया कि उदयगिरी और खंडगिरी, तो माना ये गया कि दोनों जो, देखिए आप देखेंगे मौर्य काल का, आप दूसरा नंबर का मैप देखिए, उसमें आपको दिया गया है एक रत्नागिरी, ठीक है ना। 11 नंबर पे आप देखेंगे रत्नागिरी दिया गया है, 14 नंबर पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको रत्नागिरी दिया गया होगा, ये आपका है उदयगिरी, और नीचे ही इसके नीचे लगते हुए, ठीक है ना, आपको खंडगिरी दिया गया है। इसी की मैंने चर्चा की, यही आपका जो था कि डायमंड ट्रायंगल बन रहा है। तो खंडगिरी की चर्चा मैंने इसलिए उदयगिरी और की साथ साथ खंडगिरी इसलिए लिखा है, तो आप यदि कंफ्यूज ना करें वहाँ पे, ठीक है ना। है दोनों लोकेशन वो, लेकिन दोनों में जो था डिफरेंस बहुत कम है, केवल 5 से 7 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए ये दिया गया है। यदि आप खंडगिरी के एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो मौर्य काल वाले में आपको दिया गया है इससे नीचे करके दिया गया लगता हुआ, काफी नीचे नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको इसको, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली। उसमें हुआ क्या ना कि 13 में जहाँ पे जोगढ़ दिया है ना, जोगढ़ के कारण वहाँ पे वो हो गया है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे है उसका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना, बहुत कम अंतर है, ठीक है ना, इसलिए आपको वो दिया गया है। कहाँ पे देख लिया आप, कैसे किस? भुवनेश्वर में है, दोनों में अंत एक्चुअली, वो जो क्षेत्र है ना जहाँ पे बना हुआ है ना, बोला ना कि दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम डिफरेंस है, और 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस है। देखिए अब उसमें पुरी वाले इलाके में जो आप भुवनेश्वर पुरी में अंतर ज़्यादा नहीं है, आप देखिए 60 किलोमीटर का अंतर है जो माना जाता है, उसमें बुक्स में उसको पुरी ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको आप देख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊं कि देखिए कि अभी तक माना जाता था कि आप पढ़ चुके हैं ना कि जैन और बौद्ध तो पढ़ चुके हैं, बुद्ध पहले आए थे या जैन? आते जाते रहे थे। अच्छा, नहीं तो ये होता है इसमें, मेरा जैन से यहाँ पे तात्पर्य महावीर स्वामी पहले आए थे या महात्मा बुद्ध? पहले महात्मा बुद्ध आए थे। कौन से लोग मानते हैं कि पहले महात्मा बुद्ध आए थे, और कौन मानते हैं कि महावीर स्वामी पहले आए थे? बताइए, आप में इतना वो। आपको मैं बता दूं कि देखिए पहले क्या था, देखिए इसका कारण देखिए आप दोनों गलत नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्टेड जो मत है उसमें महावीर स्वामी पहले हैं। आप मैं बताऊं कि एनसीईआरटी ने बड़ा ब्लंडर किया हुआ था कि महावीर स्वामी का जो जन्म लिखा हुआ था वो 540 ईसा पूर्व लिखा हुआ था, ठीक है ना। और अब नई वाली एनसीईआरटी में आप देखेंगे उसने उसको सुधार लिया, उसमें लिखा हुआ 599 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध का जन्म क्या था? 563 ईसा पूर्व। आप अभी लूसेंट की बुक भी देखेंगे ना, लूसेंट की बुक में भी उन्होंने 540 ही लिखा हुआ है, वहाँ पे उसको सही कर लेना। अब मान्य मत आपका क्या है? 599 ईसा पूर्व। नई एनसीईआरटी में आप जाएंगे ना, उसमें लिखा हुआ है। तो यही जो कई बार क्या रहता है कि थोड़ा सा उसको कैजुअली लोग ले लेते हैं, तो पुरी और भुवनेश्वर उसमें डिफरेंस नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा? देखिए
अब उसमें मानते हैं, सर ने बताया होगा ना कि उसमें जो 24 तीर्थंकरों की जो मानी गई है, पर उसमें माना जाता है कि एक परिकल्पना की गई है और अपने की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए उन्होंने माना कि ऐसे ऐसे तीर्थंकर आते गए, इसमें माँ कोई प्रमाणिक मंत्र नहीं है। ठीक है ना, सर ने आपको कराया होगा ये क्वेश्चन भी डील आपसे किया होगा। ठीक है, अब दूसरे मैप पे आते हैं हम, गुप्त काल का दूसरा मैप है। आप देखेंगे इसमें एमपी से बहुत सारे प्लेसेस मिले हैं, मध्य प्रदेश से। आप जिस हिसाब से देखेंगे मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में आपको दक्षिण भारत में बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से आप गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल वाले रीजन में आप देखेंगे मध्य भारत से बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कौन सा स्थल कौन सा। तो कंफ्यूजन उसका दूर तभी होगा जब आप अपना चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, इसमें हमने दिया है पहला आपको गुजरात वाला रीजन पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सॉरी पहले वो एमपी वाला रीजन ही स्टार्ट करते हैं अपना। पहला दिया आपको मंदसौर। मंदसौर अभी चर्चा में भी रहा काफी है? लोकेशन क्या गलत है? मैप में तो इधर ही दिया हुआ था, कहाँ पे और लोकेशन किधर है? ऊपर और ऊपर इधर इस साइड है, यहाँ पे हो गए, यहीं पे आएगी। ठीक है, आप लोग देख लेना एक और बार। ठीक है ना, जहाँ तक उसमें एग्जैक्ट लोकेशन जो बुनकरों की यहाँ पे मंदसौर से जो होता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी के कारण ये उल्लेख आप जब देखेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था सर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चर्चा करेंगे। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी मंदसौर से, जो कि वो बताते हैं कि जब द्वितीय चरण था गुप्तकाल का, जो पूर्वार्ध जो उत्तरार्ध का फेज था, तो वहाँ पे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन हुआ, तो उसके रेफरेंस के रूप में हम मंदसौर की चर्चा उसमें करते हैं। मंदसौर से जो होता है रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, उसकी चर्चा के रूप में आपको मंदसौर पहला स्थल है। दूसरा आपकी चर्चा की है हमने उज्जैन की, उज्जैन आज भी था। तीसरा स्थल आपको है बाग। बाग जो है धार जिले में है, एमपी के। ठीक है ना, धार बाग जो होता है जिस हिसाब से अजंता और एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, उसी हिसाब से गुप्त काल में आपको जो होता है कि बाग जो है आपका गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और यह महत्व, ये जो है मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी, ठीक है ना, चित्रकला से संबंध है। आप देखेंगे कि अजंता और एलोरा जो है, मुख्यतः अजंता, वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ के बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं हैं, जातक कथाओं से उसके अधिकतर चित्र लिए गए हैं। उसी प्रकार बाघ की सर आपको पढ़ाएंगे तो दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, अजंता की चित्र और बाघ की चित्रकला में क्या डिफरेंस है। 4th नंबर पे देखते हैं अपना पद्मावती। ये आपका ग्वालियर के निकट है। ठीक है ना, अब ग्वालियर की आप सीमा देखेंगे, देखिए आप यहीं पे इधर तक आ जाते हैं। ठीक है ना, आगरा पड़ता है, आगरा के थोड़ी सी ही दूर पे, मतलब 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस होगा आई थिंक ग्वालियर में। ठीक है ना, तो ग्वालियर के पास ही आपको है पद्मावती। ये वो पद्मावती नहीं है जो आप रानी पद्मावती नहीं, ये पद्मावती जगह का ही नाम था उस समय। ठीक है ना, 5 नंबर पे हम देखते हैं एरण। ये जो होता है कि आपका एक अभिलेख है, और यही पहला अभिलेख है जिससे हमको सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। भानुगुप्त जो है एक सामंत था, ठीक है ना, माना जाता है कि उसकी पत्नी ने जो है सती हुई थी, तो उसमें एरण अभिलेख किस जिले में है? ये एमपी के सागर में। सागर की भी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक्चुअली सागर से नीचे की तरफ है, सागर मेनली पड़ेगा आपको इधर। ठीक है ना, 6ठा नंबर पे कौन सा आपका तिगवा। तिगवा किस लिए फेमस है? ये भी आपका जबलपुर जिले में है, एमपी के जबलपुर जिले में। यहाँ पे जो होता है कि माता का मंदिर है, कंकाली माता, प्राचीन जो है देवी का मंदिर यहाँ पे है तिगवा। 7 नंबर पे आपका भूमरा। भूमरा किस जिले में है?
तो ये भी आपका जो होता है कि एक शिव मंदिर है। आप देखें ना ये वाले रीजन में, आप देखिए पीछे से ये वाला रीजन जितना भी रहेगा ये आपका उस काल में मंदिर निर्माण के लिए पूरा फेमस रहा है। बहुत सारे मंदिर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि कानपुर के पास हमने देखा अपना कौन सा भीतर गांव का मंदिर, ठीक है ना। और झांसी में यहीं पे हम देखेंगे, इधर पड़ेगा झांसी आपका ग्वालियर के इधर, ठीक है ना, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर देखा। यहाँ पे हमने प्रयाग देखा तो यहाँ पे भीतरी देखा, भीतरी का विष्णु मंदिर देखा। और इसके बाद हम देख रहे हैं 5 नंबर पे एरंड ये होगा। 8 नंबर पे आप लोगों ने देख रहे हैं द्वारका नहीं नचना कुठार, ठीक है ना, और भूमरा, ये दोनों जो होता है कि पास में ही है। जिस हिसाब से जो उदयगिरी और खंडगिरी का जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ऐसे ही जो होता है कि आप देखेंगे जो लोग एमपी से होंगे जानते होंगे भूमरा और नचना कुठार का, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखिए, आप मानिए आप न्यूज़पेपर तो आप सब पढ़ ही रहे होंगे, करतारपुर साहिब की चर्चा में है, ठीक है ना। आप देखिए कभी आपको पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में है। कौन सा डेरा है पहला, कौन सा है जहां से भारत का कौन सा गुरुद्वारा है? कौन सा? हेमकुंड। देखिए हेमकुंड साहिब तो सभी को, गुरुद्वारों को जो होता है कि नाम दिया जाता है, हरमंदिर साहिब तो सभी को कहा जाता है, उसका पर्टिकुलर नाम क्या है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वह? नानक नाम से है? डेरा डेरा नानक बाबा, ठीक है ना। अब आप याद रखा कीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कुछ तो इतना हॉट टॉपिक चल रहा है, इसमें आईआर के संदर्भ में आप देखेंगे, भारत पाकिस्तान के आपको रिलेशन पढ़ रहे होंगे तो पता चलेगा कि किस रूप में है, नई सरकार पाकिस्तान में गठित हुई है, उसने क्या कदम उठाए हैं, क्या सही है या नहीं सही है उसमें। अब डेरा नानक बाबा से लेके करतारपुर साहिब के बीच का दूरी केवल 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। दो बिल्कुल आप देखिए कि बॉर्डर पे है आपका, ठीक है ना, इधर आपका पड़ता है, यहाँ पे आपका डेरा नानक बाबा है, और यहीं पे जो होता है कि रावी नदी है ना, हड़प्पा आपको देख रहे हैं, एक मैं तो एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, और इस पार आपका पड़ जाएगा करतारपुर साहिब, ठीक है ना। करतारपुर साहिब फेमस किस लिए है? गुरु नानक क्या हुआ था? हैं? 18 साल गुजारे थे, 15 साल। क्या हुआ था डेरा साहिब, नहीं पता क्या हुआ था, किस लिए फेमस था? अच्छा, मेहनत का काम किया था। अच्छा अच्छा, क्या किया था कि नानक जी ने करतारपुर साहिब में? अरे यार वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। हाँ तो वही सबको आपको बताना, तो वो तो वहाँ पे 18 साल करेंगे। उनका जन्म जो था कि तलवंडी नानका साहब में यहाँ पे हुआ था, आप जब दक्षिण भारत में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने अपने शरीर त्यागा था। आप पूछेंगे कि आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम सांस वहीं पे ली थी, इसलिए उनकी याद में जो है कि वहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया, ठीक है ना। तो आपको जो होता है कि यह पता होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में भी पूछी कि हिस्ट्री से रिलेटेड करके आपसे पूछा जा सकता है, सिखों से संबंधित या जो होता है कि एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल या धार्मिक स्थल, ठीक है ना। आप लोगों से मैं इसलिए कहता हूँ कि न्यूज़ में जब कोई लोकेशन आए, कुछ चर्चा आए इस चीज़ की, तो इन दोनों को आप याद रखना, डेरा नानक बाबा और करतारपुर साहिब। यदि आप देखेंगे, यदि लोकेशन यहाँ तो आपका बाउंड्री दिखेगी, गूगल मैप पे आप जाएंगे, जब बड़ा करेंगे गूगल मैप पे दोनों की लोकेशन डालेंगे ना, तो दोनों पे जो एक लाल वो दिखाता है, पॉइंट दिखाता है, तो दोनों को यदि जूम करेंगे उतना मिलेंगे, बिल्कुल पास में दिखाएगा आपको। क्योंकि मैप आपके पास रहेगा, यदि यूपीएससी कल को पूछता है, यहाँ पे बिल्कुल इंडिया में पूछता है तो आप डेरा नानक बाबा लिखेंगे, पाकिस्तान में पूछता है तो करतारपुर साहिब लिखेंगे।
ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं कि सर मैं न्यूज़पेपर कैसे पढूं, मैं कौन सी मैगजीन पढ़ लूं, मैं कौन सा वो कर लूं। जब आप लोग पूछते हैं ना तो मेरे को लगता है कि आप बड़े मेहनती हैं, बड़ा पता नहीं क्या क्या आप कर लेंगे। और जब आपसे उत्तर की जानने की अपेक्षा करते हैं तो आप कुछ बताते नहीं है उसमें। कम पढ़ा कीजिए आप लोग। कोई टीचर मिला है आपको बताया होगा जिसने कहा हो कि आप कम पढ़ा कीजिए? कम पढ़ा कीजिए लेकिन सॉलिड पढ़ा कीजिए। द हिंदू न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल मत पढ़ा कीजिए। दैनिक जागरण समझ में आता है, दैनिक जागरण पढ़िए। दैनिक भास्कर समझ में आता है, दैनिक भास्कर पढ़िए। जॉनसन न्यूज़पेपर समझ में आता है, वॉन सा पढ़िए आप लोग। सब में बात उसी में होती है। अब कोई हंसी मजाक में पंजाब केसरी का भी नाम ले दिए। यदि उनको पंजाब केसरी पसंद है तो पंजाब केसरी पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। वो आपके व्यक्तित्व को दिखाएगा। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे वो पता चलेगा, आपसे पूछी जाएगी हॉबी क्या है आपकी, ठीक है ना। पंजाब केसरी पढ़ना भी कोई गलत बात नहीं है। बातें उस न्यूज तो उसमें भी हैं। अब ये बात है कि कुछ खास किस्म की न्यूज इसमें ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़िए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप यदि उसके रिकॉर्डिंग न्यूज है तो आप उसको पढ़िए, उसको ध्यान में रखिए, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री से मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, आईआर में मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, करंट में क्या चल रहा है तो कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो आप याद रखा कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है ना। बात कर रहे थे मैप की ओर, चले गए हम कहीं और। बात मैप की ही थी। करतारपुर साहिब और डेरा नानक बाबा के बारे में आपको बताना। तो आपका ये काम है कि आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन तैयार करके अपने मैप में उसको लोकेट कर लेंगे आप, ठीक है ना। मैप में दो ना। अब वो पूछता है सांस्कृतिक स्थल, और बहुत हॉट टॉपिक रहा है, हैं? मैप में किसी काल में ऐसा नहीं पूछेगा वो काल के करके, ठीक है ना। और वो तो आपका जब करतारपुर साहिब तो अभी पीछे बनाया गया है, आपको जब देखेंगे नानक का जब आप करेंगे तो मध्यकालीन भारत में आते हैं नानक का वीर, ठीक है ना। तो तभी का है जब उनकी मृत्यु हुई उसी के बाद से। तो वो ऐसा नहीं पूछेगा किसी काल से लेके, आपको पूछ सकते। आप जो है कि अपना किसी भी उसमें करके रख ली, वो तो आप एक एक्स्ट्रा मैप बना लिया। आप मुगल काल में, सॉरी सल्तनत काल में जब आएंगे, भक्ति आंदोलन वाला आपको मैप एक में दिया गया है पूर्व मध्य काल के। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। आप जो है अपना मुगल काल वाले, सॉरी सल्तनत काल वाले में आप वो कर लेना इसको, ठीक है ना। मुगल काल वाले उसमें, सॉरी सल्तनत के वाले में इसको लोकेट कर लेना आप लोग अपने, ठीक है। अब आते हैं हम गुजरात वाले उस पे। आप लोग बात करने लग जाते हैं। सर भी तो आपको जो होता है कि सर जब मणिकांत सर क्लास लेते हैं तो वो 11:15 बजे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट, बस 5 मिनट। जिसका क्लास है जाना हो जा सकता है वो। देखिए हम अपना 8 तक किए। 9 नंबर पे आप देखेंगे द्वारका। 10 नंबर पे आप देख लीजिए गोप मोती, ये भी एक मंदिर था। 11 नंबर पे आपका वल्लभी, ये एक शिक्षा केंद्र है। 12 नंबर पे आप देखेंगे मंदिर है ये मोढेरा का मंदिर, ये भी एक सूर्य मंदिर है। हमने इस बार पूछा था ना यूपीएससी ने, कश्मीर में मंदिर कौन सा था वो? मार्तंडे का मंदिर। और गुजरात में आपका सूर्य मंदिर ये मोढेरा का। और आप जब जाएंगे कलिंग यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना, आपका पड़ता है उड़ीसा में। 13 नंबर पे आप देखेंगे
भड़ौच। 14 नंबर पे आपका सोपारा यहाँ पे, और कल्याण आपको यहाँ पे पड़ेगा जो आज पूछा था आपको। 15 नंबर पे आपको दोनों दिया गया, अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा की एग्जैक्ट लोकेशन आपको जो दी गई थी वो पहले मौर्योत्तर काल में दिया हुआ है। 16 नंबर पे आप देखेंगे बनावली, ये कदम्ब राजवंश की राजधानी थी। और 17 नंबर पे आप देखेंगे कांचीपुरम, ये जो है कि उस काल में रेशम के लिए भी फेमस था, वहाँ पे जो है कि शिक्षा का ये केंद्र भी था। आगे आप जब पढ़ेंगे पल्लव काल, गुप्त के पश्चात गुप्तोत्तर काल, और ये जो है कि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम था। ठीक है, आगे भी आपका जो है कि एक टेस्ट और होगा इसी रूप में, मैप का टेस्ट होगा। उसमें भी आपको देखिए आज जो आपको गुप्त काल कराया गया है, शुरुआत से लेके आपको पुरापाषाण काल से लेके गुप्त काल तक का इसी रूप में टेस्ट होगा आपका एक बार। ठीक है।